तो पार्ट 31 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि शाम हो जाती है और सारे के सारे बच्चे बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं और इतनी थकी हुई हालत में वो कहते हैं, यार आज तो हमारा पहला दिन था और हमारी हालत ऐसी हो गई। अभी तो पता नहीं हमें कितने दिनों तक ऐसे ट्रेनिंग करनी है और क्या पता हम लेवल 4 पर कब पहुंचेंगे। वहीं वो व्हाइट टावर का एक लड़का बैठे बैठे कहता है, मैं इस तरीके से थक नहीं सकता हूँ, चाहे मेरी बॉडी कितने भी दर्द में हो फिर भी मैं ऐसे नहीं बैठूंगा, मैं भागता रहूंगा। और ये सुनकर उसके पास बैठी लड़की भी खड़ी हो जाती है। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर आते हुए कहता है, अरे सुनो सभी, खाना तैयार है, आ जाओ। और ये सुनकर वो दोनों नमूने जो वापस से चक्कर काटने की सोच रहे थे उस येलो बाल वाली लड़की को पकड़ के ले जाने लगते हैं। और ये देखकर वो येलो बाल वाली लड़की कहती है, अरे रुको, तुम तो अभी कह रहे थे तुम वापस से चक्कर काटोगे। और ये सुनकर वो दोनों कहते हैं, अरे चल चल, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और ये सारा तमाशा डेमियान भी देख रहा होता है, जिसे देखकर वह कहता है, मुझे एक बात तो पता है, मैं इन 3 नमूनों से नहीं हार सकता हूँ, इसीलिए चलो। जिसके बाद हमारा ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर ने खाना बनाया होता है। और ये देखकर स्टूडेंट्स पूछने लगते हैं, ऑस्कर क्या ये सच में खाना तुमने बनाया है? और हमारा ऑस्कर बड़ा ही कैजुअली जवाब देता है कि हाँ, ये इतना भी मुश्किल नहीं था। पर खाने को देखते हुए तो बच्चों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारा मेन कैरेक्टर अकेला इतना टेस्टी खाना बना सकता है। जिसके आगे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ऑल राइट, सभी मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक तुम्हारा खाना फिनिश होता है उससे पहले मैं अपनी बात फिनिश कर दूंगा। तुम्हारा सबसे बड़ा सवाल यही होगा ना कि जो मैं तुम्हें ट्रेनिंग के अंदर चक्कर कटवा रहा हूँ वो क्या ऑस्कर स्टाइल ब्रीथिंग टेक्निक का एक पार्ट है? तो चलो मैं तुम्हें आसान भाषा में समझाता हूँ। ये जो हमारे शरीर में मसल्स होती है वो तभी बड़ी होती है जब उनमें छोटी छोटी इंजरी धीरे धीरे रिकवर होती है। यानी कि तुम जैसे जैसे ट्रेनिंग करोगे और जितनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करोगे तुम्हारे मसल्स फाइबर उतने ही ज्यादा फटते रहेंगे। और उसके बाद तुम जैसे न्यूट्रिशन भरा खाना खाओगे तो न्यूट्रिशन से तुम्हारे वो मसल फाइबर धीरे धीरे हील भी हो जाएंगे और अच्छे से रिकवर होने के बाद तुम्हारे मसल्स और भी ज्यादा बड़े हो जाएंगे। और क्या तुम्हें ये भी पता है कि हम इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने माना सर्किट को और भी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं? और ये बात सुनकर बच्चे कहने लगते हैं, नहीं, हम तो ये बात पहली बार सुन रहे हैं। और आगे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ऐसे ही तुम अपने माना सर्किट को उसकी लिमिट तक बार बार यूज करो और उन्हें थोड़ा थोड़ा डैमेज करोगे तो वो जैसे जैसे रिकवर होंगे वो वैसे वैसे ही और भी ज्यादा स्टेबलाइज और फास्टर बनेंगे। और इसीलिए तुम अपने माना सर्किट को सेम मसल बिल्डिंग के फॉर्मूला से और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हो। और ये सुनकर बच्चे पूछने लगते हैं कि अगर ऐसा है तो सारी की सारी एकेडमिक सोसाइटी ऐसा क्यों नहीं करती, तब तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाती। और हमारा मेन कैरेक्टर इसका जवाब देते हुए बताता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा उठाना पड़ता है। और ये सुनकर एक बच्चा पूछता है, कैसा खर्चा? जिसके जवाब में हमारा मेन कैरेक्टर बताता है, खर्चे तो बहुत है पर मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट खर्चे बताता हूँ। तुम्हें सबसे पहले ट्रेनिंग के अंदर 2400 घंटे एक्सपेंसिव पोशन पीना होगा। और एक्सपेंसिव पोशन के नाम पे आजकल तुम्हें पानी ही मिलता है जो कि अभी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हें एक प्रीस्ट चाहिएगा जो कि तुम्हें हर समय हील करता रहे। और इसी कारण जो कॉम्बैट मेज होते हैं जो हमेशा सरहद पर लड़ाई करते रहते हैं उनके माना सर्किट जल्दी ग्रो होते हैं क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है, एक्सपेंसिव पोशन और साथ में हील करने के लिए एक बढ़िया सा प्रीस्ट। और ये सुनकर वो ऑरेंज बालों वाली खोपड़ी कहता है, पर हमारे पास तो ना पोशन है और ना ही प्रीस्ट, तो हम कैसे करेंगे? जिसके जवाब में हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे मुन्ना तू चिंता मत कर, मेरे पास बहुत पोशन है, मैं तुम्हें तब तक पोशन पिलाऊंगा जब तक तुम पोशन से पागल नहीं हो जाते। और इसीलिए मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए हाई लेवल रिकवरी पोशन तैयार किए हैं जो कि मैंने अभी तक मार्केट में भी रिलीज नहीं किए। और आगे वो पिंक बालों वाली खोपड़ी कहती है, तो फिर प्रीस्ट का क्या होगा? और हमारा मेन कैरेक्टर जवाब देता है, अरे बच्चे, हमारे पास वो चीज है जो कि और किसी टावर के पास है ही नहीं। और सभी पूछते हैं, क्या? और हमारा मेन कैरेक्टर जवाब देता है, द ऑस्कर स्टाइल ब्रीथिंग टेक्निक, एक ऐसी ब्रीथिंग टेक्निक जो कि कंटिन्यूअसली तुम्हारे माना सर्किट को रिस्टोर करती रहेगी। जिसके बाद में दूसरे दिन की ट्रेनिंग दिखाई जाती है जहाँ पर सभी बच्चे अपनी जी जान से भाग रहे होते हैं। और तीसरे दिन की ट्रेनिंग में जब एक बच्ची थक जाती है तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे एक प्रीमियम पोशन देता है जिसे पीकर वो वापस से भागने लगती है। और ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर केवल लड़कियों के साथ नहीं बल्कि सभी के साथ करता है। और अगले दिन हमें डे 4 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे रात तक भाग रहे होते हैं। और जब उनका ट्रेनिंग टाइम खत्म हो जाता है तो वो वहीं पर ही अपने स्लीपिंग बैग्स लगाकर उसके अंदर सो जाते हैं। जहाँ पर हमें डेमियन को दिखाया जाता है जो कि इतना ज्यादा भागने के बाद भी रिफ्रेशिंग फील कर रहा होता है। और सुबह खाने के टाइम भी उसका माना थोड़ा थोड़ा उसे स्मूथ लगने लगता है, जैसे कि उसका माना बदल सा गया है। और ट्रेनिंग के टाइम इतना ज्यादा भागने के बाद भी उसे थकावट नहीं होती है। और ये सब हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस कर
कर लेता है, जिसके बाद वो डेमियन को अपने पास बुलाता है और ये सुनकर डेमियन हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाता है और पूछता है क्या हुआ, और ऑस्कर उसे किताब देते हुए कहता है ये लो और कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम लेवल 4 पर पहुंच गए हो, और जैसे ही तुम इस किताब का इस्तेमाल करके अपने 4th माना सर्किट को इंस्टॉल कर लोगे, तुम वैसे ही एक ऑफिशियली लेवल 4 मेज बन जाओगे। और जैसे डेमियन उस किताब को खोलकर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके अंदर पूरा माना सर्किट का ब्लूप्रिंट है, वो भी केवल उसके लिए, जिसे उसकी हर एक बॉडी के पार्ट और हर एक मैजिक नर्व को देख के बनाया गया है। और ये देखकर डेमियन सोचता है कि ऑस्कर के पास तो उसकी कोई फिजिकल इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, फिर भी उसने एक ऐसा ब्लूप्रिंट डिजाइन कर दिया जिसे वो अपने लेवल 5 और लेवल 6 पर भी इंस्टॉल कर सकता है। तो क्या ऑस्कर ने केवल ट्रेनिंग के दौरान मुझे देखकर ही इस ब्लूप्रिंट को डिजाइन कर दिया? और इतने सारे सवालों के साथ डेमियन पूछ ही लेता है, ऑस्कर क्या ये ब्लूप्रिंट तुमने खुद ड्रॉ किया है? और हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा ही कैजुअली कहता है हाँ। और ये सुनते ही डेमियन अपने मन में कहता है अरे यार मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये बंदा तो व्हाइट टावर का एक एक्चुअल जीनियस है। जिसके बाद डेमियन आगे कहता है ऑस्कर तुमने जो ये ब्लूप्रिंट बनाया है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, इतना तगड़ा कि आजकल के डिजाइनर भी ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं बना सकते हैं। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कौन डिजाइनर, वो कौन होते हैं? जिसे सुनकर डेमियन कहता है क्या तुम्हें डिजाइनर के बारे में नहीं पता? पर्पल ब्रिगेड में एक लेवल 7 का मेज है जो कि तुम्हारी फिजिकल इंफॉर्मेशन लेकर तुम्हारे लिए माना सर्किट डिजाइन करता है। और ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम ऐसे ही किसी को अपनी फिजिकल इंफॉर्मेशन दे सकते हो? अबे वो गुंडे है गुंडे, अगर तुम ऐसे ही उनको अपनी फिजिकल इंफॉर्मेशन दोगे तो वो तुम्हारी वीकनेस को किसी को भी बेच सकते हैं और उसके बाद तुम्हारा भगवान से मिलना पक्का। और अगर तुम किसी ऐसे सिचुएशन में पड़ जाओ तो तुम सीधा मेरे पास आना, मैं तुम्हें उनसे अच्छा ब्लूप्रिंट बना के दूंगा। एनीवेज कांग्रेचुलेशंस, और मुझे पता था कि तुम ही सबसे पहले बंदे बनोगे जो कि लेवल 4 को अचीव करेगा। और ये सुनकर हमारा डेमियन शर्माते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को थैंक यू कहता है। जिसके बाद हमें डे 6 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर पूरी क्लास के सामने अनाउंस करता है कि तुम सब में से डेमियन ने सबसे पहले लेवल 4 को अचीव किया है, तो सभी उसे बधाई दो। जिसे सुनकर सभी बच्चे डेमियन के लिए तालियां बजाने लगते हैं और कुछ को तो अभी भी जलन हो रही थी कि डेमियन सबसे पहला बंदा बन गया जिसने लेवल 4 को अचीव किया है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर आगे कहता है तो आज से मैं तुम्हारे ट्रेनिंग रूटीन के अंदर कुछ और भी ऐड करने जा रहा हूँ। अगर तुम अपनी मसल्स को और माना सर्किट को सेम ही इंटेंसिटी के साथ रोजाना ट्रेन करोगे तो तुम्हारी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को वो ट्रेनिंग अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और तो और अब तुम्हारी ऑस्कर स्टाइल ब्रीथिंग टेक्निक यूज करने के बाद हीलिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई है, साथ ही तुम अच्छी क्वालिटी के रिकवरी पोशन और पानी भी पीते हो, तो तुम्हारी बॉडी को ये ट्रेनिंग अडेप्ट करने में नॉर्मल आदमी से कम ही टाइम लगेगा। बस तुम्हें अपने दिमाग को थोड़ा सा पागल बनाना है। जिसे सुनकर बच्चे अपने मन में कहते हैं अबे बात क्या घुमा रहा है साले, सीधा सीधा बोलना, तू हमारी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा हार्ड करने वाला है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें ट्रेनिंग रूटीन बताता है जो कि लगभग सेम ही है। तुम्हें सुबह उठकर सबसे पहले भागा दौड़ी करनी है, पर इस बार तुम्हें अपने एक्सेलरेशन मैजिक में अपने माना को डबल क्वांटिटी के साथ यूज करना है, और दोपहर में तुम्हें अपने साथी के साथ फ्रेंडली फाइट करनी है जिससे तुम्हें कॉम्बैट का रियल एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और तभी एक बच्चा हाथ खड़ा करके पूछता है सर अगर डेमियन को हटा दे तो हम केवल 31 बच्चे बचे हैं, और अगर हम दो मिलकर लड़ाई करेंगे तो एक बच्चा तो बच ही जाएगा। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है पर तुमने डेमियन को हटाया क्यों? और वो बच्चा कहता है पर डेमियन तो लेवल 4 पर पहुंच चुका है ना। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे पास्ट की बातें याद दिलाता है कि मैंने तो ये कहा था कि जब तक सारे बच्चे लेवल 4 के ना हो जाए तब तक मैं ये ट्रेनिंग खत्म नहीं करूंगा, और मैंने तो स्टार्ट करने से पहले ही कहा था कि अगर कोई नहीं आना चाहता है तो अभी ही मना कर दो। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर आगे कहता है कि तुम सब बच्चे एक ही जिस्म एक ही जान हो, अगर एक भी बच्चा पीछे छूट गया तो तुम्हारे ग्रुप की ट्रेनिंग खत्म नहीं होगी, वो तब तक चलेगी जब तक सारे बच्चे लेवल 4 के ना हो जाएं। समझ आ गया? तो चलो भागना शुरू करो। और ये सुनते ही बच्चों के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद सारे बच्चे भागना शुरू कर देते हैं और उन्हें देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि पास्ट में मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक बात जानी थी कि एकेडमीज हमें कंपटीशन करने के अलावा कुछ नहीं सिखाती है। वहाँ पर तुम्हें एक ही चीज सिखाई जाएगी कि अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम्हें किसी और को दबाना होगा और उसके ऊपर चढ़कर ही तुम टॉप पर पहुंच सकते हो। और ऐसा ही हमारे मेन कैरेक्टर ने एकेडमी में किया था। उसने सभी को सरपास करके फर्स्ट प्लेस हासिल किया। पर
वैसे यहाँ पर अकेडमी की गलती भी नहीं है, वो चाहते हैं कि उनके अकेडमी से पढ़े हुए बच्चे 4 मेन मैजिक टावर में टॉप पर जाएं। पर कई बार ऐसे भी दिन आते हैं जहाँ पर तुम्हें खुद से ज्यादा अपने साथी पर भरोसा करना पड़ता है, पर अपनी जान के लिए किसी और के ऊपर भरोसा करना तुम्हें बहुत बड़े संकट में डाल सकता है, क्योंकि तुम्हें उन पर भरोसा नहीं है। और ऐसा ही था मेरी पिछली लाइफ में, मुझे दूसरे मेजेस पे इतना भरोसा नहीं था और इसीलिए बहुत लंबे टाइम तक मैं केवल अकेला ही लड़ता रहा। मुझे पीछे से कवर करने वाला कोई नहीं था और इसी कारण अकेले मैंने कई सारी चीजों को झेला है। पर फिर भी आज मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैंने वो सब अपनी आने वाली जनरेशन के लिए किया था और मैं नहीं चाहता कि ये सभी बच्चे मेरी तरह अकेले हो। और प्रेजेंट में हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, अरे तेज भागो, आज खाना नहीं खाया क्या? जिसके बाद हमारा सीन शाम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सभी बच्चों से कहता है, चलो अभी के लिए इतना ही, अभी सब हाथ मुंह धोकर कैफेटेरिया में आ जाओ, क्योंकि खाना बस थोड़ी देर में तैयार होने वाला है। और तभी डेमियन कहता है, सीनियर मुझे एक इवैल्यूएशन चाहिए। आपने अपने फर्स्ट लेक्चर में मेरे विंड कटर को इवैल्यूएट किया था ना, जो कि बहुत ही बेकार था, तो बताइए अब ये कैसा है? जिसे देखकर ऑस्कर कहता है कि अगर पहले के मुकाबले देखे तो तुमने बहुत सुधार कर लिया है, पर क्या तुम वही हो जो पहले थे? अगर तुम अभी लेवल 3 के होते तो मैं तुम्हारे विंड कटर को परफेक्ट स्कोर देता, पर अब तुम लेवल 4 के हो चुके हो और लेवल 4 के हिसाब से ये विंड कटर बहुत ही ऑर्डिनरी है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक लेवल 4 का विंड कटर कैसा होता है, तो चलो मुझ पर वार करो। और ये सुनते ही डेमियन हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला कर देता है, जिसे देखकर ऑस्कर कहता है, और ध्यान से देखना डेमियन, आज के लिए यही तुम्हारा होमवर्क होगा। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर डेमियन के विंड कटर में जो स्वॉर्ड्स होती है उन्हें एक ही झटके में चूर चूर कर देता है। और ये देखकर डेमियन बिल्कुल शॉक हो जाता है और वह कहता है, क्या ये विंड कटर था? क्या विंड कटर सच में इतना ज्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है? अरे हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये बंदा तो हमारे व्हाइट टावर का नोबल यंग मास्टर है। और इसी के साथ जैसे ही डेमियन का विंड कटर खत्म होता है तो वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद बहुत ही हड़बड़ाते हुए अपनी बॉडी को चेक करते हुए कहता है, क्या मुझे कहीं चोट नहीं लगी? जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे अरे कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि इस विंड कटर के अंदर ब्लेड्स बहुत ज्यादा छोटी होती है और हर ब्लेड के अंदर माना भरा होता है, जिससे इसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर दुश्मन के नजरिए से देखे तो इसे ब्लॉक करना बहुत ज्यादा हार्ड है और जब तक हमारे ग्रुप की ट्रेनिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम इसी स्पेल पर काम करोगे। जिसके बाद डेमियन उस स्पेल का नाम पूछता है और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है, स्पेल का नाम है फ्लावर रेन और ये पहली स्पेल है जो कि मैं तुम्हें देता हूँ डेमियन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें भी मेरी तरह एनिमे टी शर्ट्स पहनना पसंद है तो मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए कुछ बेस्ट टी शर्ट्स जो कि आने वाली गर्मी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो सामने आ रहे लिंक पे क्लिक करो और जल्दी से बाय कर लो, क्योंकि गर्मियों में इनके दाम और भी बढ़ने वाले हैं। अरे अरे ज्यादा सोचो मत, एक बार चेक तो कर लो, चेक करने के पैसे थोड़ी लगते हैं, क्या पता कोई पसंद ही आ जाए। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हमें अगले सीन में वाइस मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गहरी सोच में होते हैं और वह कहते हैं वो दिन अब जल्दी आने वाला है। जिसके बाद वो डिलीवरी डिपार्टमेंट के लीडर पेडरो से पूछते हैं कि क्या एल टेरा ने हमसे कोई और रिक्वेस्ट भी की है, और पेडरो बताता है हाँ, उन्होंने मैं पिछले साल के मुकाबले 5 मिलियन बेल्स और ज्यादा ऑफर किए हैं। जिसे सुनकर वाइस मास्टर कहते हैं, अच्छा इसका मतलब हमें सारी तैयारी खुद ही करनी है, क्योंकि 25 दिसंबर अब जल्दी आने वाली है। जिसके बाद पेडरो आगे कहता है कि वैसे हमें विंस से भी एक यूनिक रिक्वेस्ट मिली है। और एल्डर मैक्सिम कहते हैं, क्या विंस से? कहीं वो? और पेडरो कहता है हाँ, उन्हें ऑस्कर से मिलना है। जिसे सुनकर एल्डर मैक्सिम वाइस मास्टर से पूछते हैं, वाइस मास्टर आपको क्या लगता है हमें ऑस्कर को भेजना चाहिए? जिसे सुनकर वाइस मास्टर कहते हैं, मुझे लगता है कि ऑस्कर के लिए एक बढ़िया एक्सपीरियंस होगा, इसीलिए हमें ऑस्कर को भेजना चाहिए। और वैसे कोई और भी बात बची है क्या? जिसे सुनकर वेरोनिका कहती है, हाँ अभी हमें पोषण डिपार्टमेंट और डिलीवरी डिपार्टमेंट से बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही है कि उनके पास मिड लेवल मेजेस की बहुत ज्यादा कमी है। लगता है कि दूसरे मैजिक टावर्स ने लगभग सारे लेवल 4 मेजेस को अपनी साइड बुला लिया है और व्हाइट टावर के बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें मेजेस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमें कोई प्लान बनाना होगा। जिसके बाद वेरोनिका एजुकेशन हेड से पूछती है, एजुकेशन हेड वैसे इस साल जो नए बच्चे भर्ती हुए हैं वो कैसे हैं? जिसे सुनकर एजुकेशन हेड थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस साल के बच्चों में से कोई लेवल 4 पर पहुंचा होगा। हाँ वैसे एक बच्चा है डेमियन प्राउड, मुझे लगता है कि उसमें पोटेंशियल है, पर उसे माना सर्किट स्टेबलाइज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। जिसके बाद एल्डर मैक्सिमस से पूछते हैं, तो क्या तुमने नए बिगनर मेजेस के लिए नई किताबें और नए सर्कुलर अभी तक तैयार नहीं किए? और एजुकेशन हेड थोड़ा घबराते हुए कहता है कि हमने लास्ट ईयर के बच्चों को नई किताबें और नया सर्कुलर दिया था, पर हमें ज्यादा सक्सेस नहीं मिली, इसीलिए हमने वो प्लान वहीं पर ही छोड़
छोड़ दिया। और तभी वेरोनिका कहती है पर इस साल ऑस्कर के बच्चों को पढ़ाने की वजह से हमें कुछ अच्छी प्रोग्रेस दिखाई दी है और क्या पता कि उसकी ट्रेनिंग कैंप के खत्म होने तक कुछ बच्चे लेवल 4 पे भी पहुंच जाएं। जिसे सुनकर एल्डर मैक्सिम कहते हैं कि अगर बिगनर लेवल के मेज को मिड लेवल का मेज बनाना इतना ही आसान होता तो हमें हर साल नए बच्चों को रिक्रूट करने में इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। और तभी वाइस मास्टर कहते हैं अरे हाँ, ट्रेनिंग कैंप को चालू हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं तो क्या अभी तक कोई बच्चा वापस आया है? और वेरोनिका बड़ी निराशा के साथ कहती है कि नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। और एल्डर मैक्सिम कहते हैं कि ऑस्कर ऐसी कैसी ट्रेनिंग चला रहा है कि अभी तक कोई बच्चा वापस ही नहीं आया। और वाइस मास्टर कहते हैं कि लगता है हमें वहाँ पर जाकर ही देखना होगा। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो तीनों ट्रेनिंग कैंप के अंदर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ऑस्कर कहता है अरे मैं तो आपको याद कर रहा था, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। चलो बच्चों, सभी इन्हें ग्रीट करो। जिसे सुनकर सभी बच्चे हमारे वाइस मास्टर और एल्डर को ग्रीट करते हैं, जिसके बाद वो आगे कहते हैं कि हम 32 के 32 मेज ऑफिशियली लेवल 4 के हो चुके हैं। और ये सुनते ही वाइस मास्टर और एल्डर शॉक हो जाते हैं और वह कहते हैं क्या ये कोई चमत्कार तो नहीं? इन बच्चों की आंखों की चमक तो देखो, ये सच में लेवल 4 के हो चुके हैं। और तभी बीच में ऑस्कर आता और वो बताता है कि अगर तुम किसी नाइट को यानी कि तलवारबाज को कॉम्प्लीमेंट करते हो तो तुम उसे कह सकते हो कि तुम्हारा तो फुटवर्क और भी अच्छा हो चुका है। और वहीं अगर तुम किसी मेज को कॉम्प्लीमेंट करते हो तो तुम उसे कह सकते हो कि तुम्हारी आंखों में तो अलग ही चमक है यार। और तभी एल्डर मैक्सिम हमारे मेन कैरेक्टर को उठाकर वहां से ले जाते हुए कहते हैं ऑस्कर, तू सबसे पहले मेरे साथ चल और मुझे बता कि तूने ये कैसे किया। और जाते जाते हमारा मेन कैरेक्टर उन बच्चों से कहता है तुम सभी जाकर अभी रेस्ट कर सकते हो, आज से तुम्हारा ट्रेनिंग कैंप यहीं पर ही खत्म होता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर वाइस मास्टर और एल्डर्स को अपनी रिपोर्ट दे देता है। और जब वो उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने ऑस्कर स्टाइल ब्रीथिंग टेक्निक एंड पोशंस का इस्तेमाल करके माना को आर्टिफिशियली स्टेबलाइज किया। और ये पढ़कर वेरोनिका चिल्लाते हुए कहती है ओह माय गॉड, अगर ये न्यूज बाहर पब्लिश हो गई तो हमारे व्हाइट टावर की रेपुटेशन तो बहुत ही ऊपर पहुंच जाएगी। वहीं एल्डर मैक्सिम अपने मन में सोच रहे होते हैं कि इस ट्रेनिंग से 2 दिन पहले ऑस्कर ने एक ब्रीथिंग टेक्निक को ढूंढा और उन 2 दिनों में ही ऑस्कर ने एक बेस्ट ट्रेनिंग मेथड ही बना लिया। तो क्या एक रियल जीनियस बंदा ऐसा होता है? जिसके बाद वाइस टावर मास्टर कहते हैं ऑस्कर, अगर तुम्हारी ग्रो करने की स्पीड ऐसे ही चलती रही तो तुम जल्दी उस ब्रीथिंग टेक्निक से वो सिक्योरिटी मैजिक हटाने का कोई तरीका ढूंढ लोगे। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या सिक्योरिटी मैजिक? और तभी उसे याद आ जाता है कि जब मैंने पिछली लाइफ में ब्रीथिंग टेक्निक बनाई थी तो मेरे टावर मेंबर्स ने कहा था टावर मास्टर आपने इसके ऊपर कोई सिक्योरिटी मैजिक ही नहीं डाला, अगर ये ब्रीथिंग टेक्निक चोरी होगी तो। और मैंने कहा था कि इसके ऊपर सिक्योरिटी मैजिक की क्या जरूरत है, तभी उन्होंने कहा नहीं इस पे जरूरत है और इसीलिए मैंने ही उस ब्रीथिंग टेक्निक पर सिक्योरिटी मैजिक डाल दिया जिससे हर कोई उसे सीख नहीं सकता। जिसके बाद ऑस्कर वाइस टावर मास्टर से कहता है हाँ वाइस टावर मास्टर, मैंने कई सारी चीजें पता की है और मैं जल्दी आपको सारी डिटेल बता दूंगा। और ये सुनकर एल्डर मैक्सिम हमारे मेन कैरेक्टर की तारीफ करते हुए कहते हैं हमारे व्हाइट टावर की हिस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसने ऑस्कर की तरह इतना जल्दी लेवल अप किया है। और अगर ऐसे जीनियस थे भी तो व्हाइट टावर के प्राइम टाइम में थे जब चारों ओर जीनियस ही जीनियस थे। जिसके बाद वेरोनिका कहती है हाँ ऑस्कर, तुमने जो किया है ना उससे हमें अगले साल नए स्टूडेंट्स भर्ती करने में बहुत ही आसानी होगी। वो साले ब्लैक टावर के लोग वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, हम उन्हें अपने व्हाइट टावर की फोन मेन मैजिक टावर की जगह नहीं लेने देंगे। जिसके बाद वेरोनिका बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है अगले साल के सारे जीनियस हमारे होंगे। जिसके बाद वाइस टावर मास्टर कहते हैं ऑस्कर, क्या तुम्हें पता है कि 25 दिसंबर को क्या है? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है 25 दिसंबर, अरे इस दिन को कौन भूल सकता है, 25 दिसंबर को क्रिसमस है। फिर हमें क्रिसमस के बारे में बताया जाता है इस दिन इस दुनिया में देवी ने अपोस्टल को जन्म दिया था और उस अपोस्टल का नाम था चेरिस लूथर, जिसने ही लोगों को देवी की पूजा करना सिखाया था। जिसके बाद वो बना इस धरती का पहला पोप। और अगर तुम्हें पोप का मतलब नहीं समझ में आया तो सिंपल शब्दों में कहे तो पोप का मतलब है पुजारी। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि अपोस्टल चेरिस लूथर के जन्मदिन को ही हम क्रिसमस के रूप में हर साल उनकी याद में मनाते हैं और 25 दिसंबर के दिन सारे लोग अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जिसे सुनकर
वाइस मास्टर कहते हैं बिल्कुल सही बोला। वैसे क्या तुम्हें ये पता है कि इस दिन व्हाइट टावर क्या करता है? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है पार्टी करते हैं, गाना गाते हैं और केक काटते हैं। जिसे सुनकर वाइस टावर मास्टर कहते हैं अरे अरे लगता है तुम बहुत पीछे चले गए। वॉर के बाद हमारे व्हाइट टावर में पैसों की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी और तभी उसी समय हमें एक ऑफर मिला क्रिसमस कोलैबोरेशन करने का। और ऑस्कर कहता है क्या क्रिसमस कोलैबोरेशन? और वाइस मास्टर कहते हैं हाँ, हमारा व्हाइट टावर तो 10-12 सालों से ये काम करता आ रहा है। और इसके बारे में हमारा मेन कैरेक्टर सोच कर ही शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो वाइस टावर मास्टर से पूछता है तो क्या हम उड़कर लोगों को गिफ्ट देते हैं? और वाइस मास्टर कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं। जिसे सुनकर ऑस्कर कहता है ये ऑफर यूनिक तो है, पर क्या पूरे कॉन्टिनेंट में हमारा व्हाइट टावर अकेला ही ये काम करता है? और एल्डर मैक्सिम कहते हैं हाँ, इसीलिए जैसे जैसे 25 दिसंबर पास आती है हमारा काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पर इस बार हमारे पास लेवल 4 के 32 मेज है, इसीलिए हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जिसे सुनकर ऑस्कर अपने मन में कहता है अच्छा, तो इसका मतलब ज्यादातर काम लेवल 4 मेज ही करते हैं और मैं तो लेवल 3 का हूँ, इसका मतलब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। पर तभी वाइस मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर के सपनों पर पानी फेर देते हैं। वे कहते हैं कि इस साल हमारे पास विंस के लॉर्ड से एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई है। वो चाहते हैं कि तुम भी इस बार इसमें हिस्सा लो। जो कैडना फ्लू के दौरान तुमने उनकी मदद की थी वो उसका एहसान तुम्हें चुकाना चाहते हैं। पर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही निराश होते हुए कहता है कि विंस में तो 5000 लोग हैं और मैं तो उनको गिफ्ट देते देते थक जाऊंगा। और वाइस मास्टर कहते हैं कि तुम 11 लोग जाओगे और एक बंदा 500 लोगों को गिफ्ट देगा। जिसे सुनकर ऑस्कर कहता है क्या एक बंदा 500 लोगों को देगा? तब तो 10 लोग 5000 लोगों को दे देंगे और हम 11 लोग जा रहे हैं तो वो एक बंदा क्या करेगा? और वेरोनिका कहती है वो बचा हुआ एक बंदा तुम ही हो। और वाइस मास्टर कहते हैं हाँ, तुम्हारा ज्यादातर टाइम विंस के लॉर्ड के साथ बीतेगा, इसीलिए आराम करना। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो पूछता है कि हमें जाना कब है? और वाइस मास्टर बताते हैं तुम्हें 3 दिन बाद एक कार लेने आएगी जिसके साथ तुम्हें जाना है। और कार का नाम सुन के तो हमारा मेन कैरेक्टर और भी ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लेवल 4 मेज विंस के लिए निकलने के लिए तैयार हो रहे थे। पर हमारा मेन कैरेक्टर तो कहीं और ही खोया हुआ था। वो शौक था कि उसे जो कार लेने आई है वो कितनी ज्यादा कूल है। वहीं दूसरे मेज भी इस कार को देख के बिल्कुल शौक थे। वो कह रहे थे ये स्ट्राइट कार है ना, तुम्हें पता है इसके अंदर बैठना मेरा सपना है। जिसे सुनकर उसका साथी कहता है अबे साले तुझे पता भी है इस कार की कीमत 2 मिलियन बेल्स है। जिसे सुनकर वो पहला बंदा शौक होते हुए कहता है क्या इतनी ज्यादा महंगी? और उसका साथी कहता है हाँ, क्योंकि ये कार मैजिक कास्ट कर सकती है। वहीं उस कार का ड्राइवर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आके पूछता है क्या आप ही मेज ऑस्कर क्रूशियन है? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ। और ड्राइवर कहता है तो चलिए गाड़ी में बैठिए सर, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। और उस कार के अंदर बैठकर हमारा मेन कैरेक्टर चारों ओर कार को ही निहारे जा रहा था। और तभी वो ड्राइवर कहता है सर आपको पता है इस कार का मॉडल कितना ज्यादा फेमस है? ये मॉडल केवल 3 वीआईपी लोगों के पास है। और ये सुनकर तो हमारा मेन कैरेक्टर और भी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है ये कार तो बिल्कुल बेस्ट है, बेस्ट। और अगर तुम्हें भी मेरी वीडियो बेस्ट लगती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।